मुझे लगता तो नहीं है, जितनी कोई यस आई है बाकियों से भी रिस्पांस में। यस सर। यस सर। लाइट चले गई, लाइट। नेट चल रहा है सर अभी भी? नेट तो मेरा उस पे है, उस पे क्या नाम है, इन्वर्टर पे है, चलता है वो। ओह शिट। अच्छा, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, मुझे ये बताओ। डिस्कस किया था SO2 NaOH की रिएक्शन। SO2 डिस्कस कर रहे थे हम, यस और नो। हम बिल्कुल सल्फर सही सर। डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये तो पढ़ा के फील ही बड़ी तकड़ी आ रही है, लाइट बंद है ना एकदम अंधेरे में, तो पढ़ा के एंड फील आ रही है। सुनना ध्यान से, देखो यहाँ तक सर मैंने तुम्हें दो, करवा दिया स्ट्रेस था। पड़ेगा आंखों पे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सही बेस्ट बात वे है। टू रिवाइज पी ब्लॉक पता है क्या? व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज पी ब्लॉक? जब भी रिवाइज करने का मन करे ना यार, पी ब्लॉक रिवाइज करते हैं। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी मेरी 5-6, उनको सुन लो। तुम्हें कोई लोड ही नहीं पड़नी है किताब उठाने की भी। मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव वालों को तो हर लाइन पढ़नी जरूरी है एनसीईआरटी की, और मैं बोर्ड वालों को भी कहूंगा कि जरूर एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूर पढ़ो, ठीक है? बट एक बार रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना तो दिमाग में वो चीजें दोबारा से रिगेन हो जाएंगी। इतनी चीज क्लियर है? चले आगे। हाँ जी सब सर। सही है सर। यस सर। देखो अब मैं बात करूंगा रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2 की। जब मैं सुबह क्लास में आया था तब मैंने रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस की थी, किसकी? H2S की, यस और नो? यस सर। हाइड्रोजन बट सल्फाइड अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2 की। ध्यान से सुनना, ध्यान से। देखो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? SO2 में +2 +4। ओह सर +4। हाँ जी भाई बाकी फिर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार। हम हर 2 दिन बाद एक ही चीज समझाना ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर कोई फायदा ही नहीं है बोलने का। अगर तुमने नहीं पढ़ना है क्लियर बोल दो यार, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेशन इज मस्ट। उसके बिना कुछ नहीं होना है। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर क्लास लगाने का? सही बात है सर। तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। +4। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद ऑक्सीजन बिल्कुल। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब वो +4 से +6 जाना चाहेगा। बिल्कुल जाना चाहेगा Yes, सर। sir. मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि यार उसके लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? हाँ जी सर। यस भाई सर। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है। वो +4 से +6 में जाना चाहता है, तो इसका मतलब वो एकदम सही +6 सर। ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, यस और नो? हाँ जी। यस सर। भाविका मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं कि सल्फर +6 में स्टेबल क्यों है? हाँ जी भाविका। भाविका मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही मेरे को। अब आ रही होगी। यू अब आ आर रही है स्क्रीन? शेयरिंग। नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। पूरी आ रही है, पूरी आ रही है। हाँ तो भाविका मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं कि सल्फर के लिए +6 स्टेबल है एज कंपेयर टू +4? हाँ जी, कोई और बता सकता है? सर +6 में वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो स्टेबल ही है। ये किसने कहा? पागल हो गया? ग्राउंड स्टेट में थोड़ी है, एक्साइटेड स्टेट में होता उसका है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये क्या मतलब हुआ? समझ नहीं आया। मतलब तभी तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। स्ट्रक्चर की वजह नहीं से। सर, यार सल्फर मेरे पास 16 होता है ना। पोटेंशियल की वैल्यूज है ही नहीं अभी। हाँ उसके भाविका। स्ट्रक्चर की वजह से। स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, ध्यान से सुनना, ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो क्या ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सही बोल रहा हूँ? हाँ यस जी सर। सर अब कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा कहते हैं कि नीचे जाते हुए ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सही सुना है मैंने? यस हाँ जी सर। यस सही सुना सर लोअर आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है नीचे जाते हुए, और उसका कारण बताते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ जी। तो इसका मतलब ऊपर वाले मेंबर्स के लिए फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर हायर। ऑक्सीडेशन या तो स्टेट। +4 या तो +6।
इसका मतलब बिल्कुल Yes, सल्फर sir. के लिए +6 क्या होगी, स्टेबल होगी। हाँ जी Yes, सर। sir. एकदम इसीलिए तो वो +6 में जाना चाहता है, यस और नो। Yes, sir. यस ओके सर। देखो So- सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किस कंपाउंड में करता है, वो करता है शो सल्फेट में, यस और नो। SO4 एक प्लस उसमें भी करता है, SF6. चेक करो। SF6 में करता है, हाँ SF6 उसमें भी करता है, लिखो। बट SO4-2 में भी क्या शो करता है, +6 करता है, यस और नो। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल Yes, sir. करेगा। और SO4-2 तुम्हें मिलेगा किसके साथ, H2SO4। मतलब H2SO4. एकदम सही SO4-2 ऐसे सर। तो नहीं पढ़ा होगा ना, हमेशा न्यूट्रल ही होती है चीज। तो यहाँ पर सल्फर की क्या होती है, +6, यस और नो। बिल्कुल सही सर, हाँ बिल्कुल जी। सही। अब अगर मेरे पास Fe+3 आयन की रिएक्शन SO2 से हो गई, ये तो कंफर्म्ड है कि सल्फर ने तो +4 से जाना है +6, यानी H2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, यस और नो। एकदम बनेगा सर, ठीक है हाँ सर। जी। समझ रहे हो मेरी बात। अब एकदम। ये बताओ, यानी SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4-2 में, ऐसे समझना इस चीज को तुमने, ठीक है। ये बताओ क्या वो Fe+3 को रिड्यूस करके Fe+2 में कन्वर्ट करेगा, reduce ही एकदम करेगा। सही सर। जी सर। सही है। हाँ जी। अगर मेरे पास KMNO4 आ जाए और SO2 आ जाए, SO2 ने तो H2SO4 में बदलना ही है, यस और नो। हाँ जी। अब KMNO4 में Mn+7 है, तो वो Mn+2 में आ जाएगा, रिड्यूस को। Mn+2. हाँ जी। सही बोल रहा हूँ। देखो यस सर। Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, इसमें क्रोमियम +6 है, इसकी रिएक्शन SO2 से करूंगा तो क्रोमियम की तो रिडक्शन हो जाएगी, ये +3 में आ जाएगा, और साथ में हाँ, H2SO4 तो बनेगा ही बनेगा। H2SO4. हाँ जी। अच्छा, अगर मैं आयोडेट आयन IO3- की रिएक्शन SO2 से कर दूं, तो ये IO3 जो कि +5 में है उसको I2 में पटक देगा, 0 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 यानी +6 में। पहले बताओ इतनी बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं, हाँ जी। यस सर। बोलो। इतनी बात मेरी क्लियर है सबको कि कैसे हाँ जी, मैं सर। उसकी रिएक्शंस को लिख पाऊंगा, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। बोलो क्लियर है। ठीक है यस सर। सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, SO2 का स्ट्रक्चर, SO2 का भी स्ट्रक्चर और SO3 का भी स्ट्रक्चर। पहले मैं बताऊं? SO2 की बात करेंगे, SO2 की। मैं बताऊं? हाँ ध्रुव बता। पहले एस के पहले 2 O लगा लो नीचे डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऊपर एक लोन पेयर। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो गई, चेक करना हाइब्रिडाइजेशन। sp2. sp2 यस सर। sp2. sp2 और लोन पेयर है, यानी इसकी बेंट शेप होगी, यस और नो। बिल्कुल यस सर। Yes, sir. मुझे ये बताओ कि SO2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सबको इतना तो पता ही है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है Yes, और sir. दूसरे क्या होते हैं, पाई। पाई। अब 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तुमने मुझे ये बताना है कि इनमें से कितने पी पाई बॉन्ड्स हैं और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स हैं। ये मैंने तुम्हें +1 में करवाई हुई है चीजें। तुम्हें ये बताना है कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है, देखो ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता है, यस और नो। Yes, sir. तो ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा, दैट विल बी ऑलवेज पी, ठीक है। अब तुमने ये देखना है कि कितने जो पाई बॉन्ड्स हैं वो सल्फर के पी ऑर्बिटल से बन रहे हैं और कितने डी ऑर्बिटल से बन रहे हैं। कितने बॉन्ड्स इसमें पी पाई हैं और कितने बॉन्ड्स पी पाई डी पाई हैं SO2 में। हाँ निखिल। सर एक बार सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, अगर इसका सम 3 आता है तो sp2 होगी। ओके ठीक है। हाँ जी भाविका। सर एक पी पाई बॉन्ड होगा और एक डी पाई बॉन्ड होगा। बिल्कुल सही है। अब किसी ने सीखना है कि ये कैसे निकाला जाता है कि कितने पी पाई हैं और कितने पी पाई Yes, डी पाई sir. बॉन्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तुम्हें सिखाऊंगा जरूर, बट फिर तुम्हें जब मैं SO3 में ये पूछूंगा तो वो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें तुम्हें प्रॉपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है। इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यस और नो। ट्रायंगल Yes, प्लेन, sir. हाँ जी। और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो मैं तुम्हें SO2 के लिए सिखाऊंगा और तुम्हें उसको यूज करना है SO3 में, और उसमें बताना है कितने पी पाई होंगे और कितने पी पाई डी पाई होंगे। शुरू करें। Yes, sir. हाँ जी सर। पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
मुझे केवल वैलेंस शेल से ही मतलब है, तो ये मैं बनाऊंगा 3s और ये मैं बनाऊंगा 3p, यस और नो, और ये Yes, मैं sir. बनाऊंगा 3d। क्योंकि सल्फर यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसका मतलब उसका डी जो p का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर d में जा चुका है, यस और नो। एकदम सही सर। यस ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। मुझे मतलब सिर्फ है 2s2 से और मुझे मतलब है सिर्फ 2p4 से। क्या यही होएगा 2s2 और 2p4? एकदम सही सर। अब देखो 2 ऑक्सीजन होंगे मेरे पास ऐसे, ये एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। देखो पहले हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। पहले हमेशा सारे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। यस इसका मतलब पहले सल्फर का जो p वाला इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का p वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? Yes, हाँ sir. जी तो पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो दूसरा बॉन्ड है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ, वो पाई बॉन्ड है। सुनना ध्यान से, वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अब सुनना, उसमें एक ऑर्बिटल p का यूज हो रहा है और ऑक्सीजन का तो है ही किस में है, p में। यानी वो जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा होएगा, p पाई, जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स के p ऑर्बिटल यूज हुए। इतनी बात सही है? ठीक है सर। ठीक है अच्छा, अब इस साइड पर आ जाओ। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी सल्फर का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ, मैंने यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का लिखा है, दूसरा भी लिख देता हूं। जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके p के साथ ये जुड़कर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। पहले यस और नो? यस सर। बिल्कुल और सही जो सर। इसका अब ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बचा है जो ये 3d D में है में। और इसका p में है, यानी ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होएगा, p पाई d पाई। डी पाई एकदम सही और सर। दोबारा सुनो, Yes, दोबारा sir. सुनो, थोड़ा सा और बेटर करता हूं। देखो पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, यानी पहले सल्फर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो इस ऑक्सीजन के एक p के साथ और इस ऑक्सीजन के p के साथ ये सिग्मा बॉन्ड में चले जाएंगे, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो तुम्हें दिख ही रहा है कि भाई एक p पाई बनाएगा, बिकॉज एक में सल्फर का p एक ऑर्बिटल डी में पाई पी इलेक्ट्रॉन पाई है बनाएगा। और एक d पाई बनाएगा, यस और नो? बिल्कुल सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो और मुझे बताओ SO3 के अंदर कितने p पाई बॉन्ड्स हैं और कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। कितने p पाई बॉन्ड्स होंगे और कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। p पाई d पाई कितने होंगे? भाविका ने आंसर फिर से निकाल लिया है। और तुम ऐसे समझो भाई, सल्फर के अब S में एक होगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें एक्साइट करके लेके जाना पड़ेगा D में, यस और नो? तभी वो 6 बॉन्ड बनाएगा। हाँ जी यस सर। आप देखो सल्फर का पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा में जाएगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड दो बनाने हैं। पी ये भी पाई सिग्मा में गया, एक पी पाई डी पाई। ये भी सिग्मा में गया। ये 3 जो बचे हैं ये पाई बॉन्ड में आएंगे, तो एक बनेगा p ऑर्बिटल से, 2 बनेंगे d ऑर्बिटल से, यानी 2 होंगे p पाई d पाई और एक होगा p पाई, यस और नो? बोलो यस सर Yes, sir. क्या हुआ, p पाई d पाई 2 बनेंगे। सर दोबारा से बताना एक बार, ये पता नहीं लगा दोबारा से कैसे। लो, ये देखो सल्फर की यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये 3s, ये 3p और ये 3d। दोबारा से समझो, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन s में, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ये तो समझते हो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा जब 6 बॉन्ड बनाएगा। यस सर। बिल्कुल सर। पहले हमेशा बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, पहले जो इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वो सिग्मा बॉन्ड में। तो बताओ सल्फर को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? 3। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हाँ, सल्फर को कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं? 3। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा बॉन्ड में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा में जाएगा, ये भी सिग्मा में जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा में गए। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है सर, समझ गया। हाँ जी। बचे कितने, 1 2 और 3, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन p का है जो p पाई बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन d में पड़े हैं जो d पाई बनाएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर अभी भी पूछ लो अगर किसी को नई बात अभी भी समझ में आ रही तो। आंसर हो गया सर। हाँ हो गया समझ। पी पाई और एक पी पाई डी पाई। अरे 2 p पाई d पाई और एक p पाई 2 बॉन्ड्स उसके इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं जो 3d में हैं।
तो दो बॉन्ड्स बनेंगे पाई बॉन्ड जो डी ऑर्बिटल में, जो जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो डी पाई होंगे, ओके सर। मतलब पी पाई डी पाई होंगे, सॉरी डी पाई बोल रहा हूँ, पी पाई डी पाई। बोलो अगर क्लियर नहीं हुआ तो। हाँ जी क्लियर है सर। क्लियर है पक्की सर। बात है, वही पूछ Yes, लेता है ये वो पेपर में, ठीक है। और अगर इसको और मैं अच्छे Yes, से बताऊं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, 3p पाई, सॉरी 2p पाई 3d पाई, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 2p है और सल्फर का 3d है। यस और नो? हाँ ओके जी। ठीक है सर। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन का तो 2p है, सल्फर का 3p है, यानी ये जो बॉन्ड है वो 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है। यस और नो? ठीक है सर। यस Yes. SO3 के बारे में, SO2 के बारे में जितना पढ़ना था सब खत्म। बोलो इतनी चीज क्लियर है? यस सर। यस सर सर। अब आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर कौन से हमें बनाने हैं, और ये सारे हम +1 में बना चुके हैं। हमें सबसे पहले बनाना है H2SO3, फिर H2SO4, फिर H2SO5, फिर H2S2O7, फिर H2S2O8। ये पहले 5 तो बेसिक हैं जो हमें आने ही चाहिए। कौन से हैं? H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड। यस और नो? बिल्कुल यस हाँ सर। जी। H2SO5 को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? कैरोज एसिड। अगर कैरोज तुम्हें याद हो, बिल्कुल अगर Yes, तुम्हें +1 थोड़ी सी भी हाँ याद हो, एक सेकंड जी। जाओ। H2SO5 को क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। एक सेकंड रुकना, हैंग हो गया है, चल पड़ा, पेन ही बंद हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, इंक पालो सर। डाल रहा हूँ। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 को बोलते हैं कैरोज कैरोज एसिड। एसिड, ये नाम पता होने चाहिए। और H2SO5 का एक और नाम बताया था मैंने, कोई बता सकता है? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O7 को क्या बोलते हैं? ओलियम। ओलियम बोलते हैं। और इसका एक और नाम मैंने बताया था, H2H2O7 का मैंने एक और नाम बता रखा है +1 के अंदर। क्या तुम बता सकते हो वो नाम क्या है H2H2O7 का? इसे बोल, वेरी गुड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O8 को बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। +1 की किताब खोलोगे ना, कॉपी अपने नोट्स की, सब दिखेगा उसमें। इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वेरी गुड, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली चीज है, इनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, बिकॉज वो किसी भी तरह से दे सकता है। वो बोल देगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, चाहे हमें H2H2O7 बनाना आता भी हो, बट यही नहीं पता होगा कि उसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो घंटा बनेगा वो तुमसे। यस और नो? यस सर। पेपर में बोल दे कि बनाओ जी पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, बट जब तक यही नहीं पता होगा कि भाई उसको मार्शल एसिड का दूसरा नाम है, तो क्या तुम बना पाओगे? नो सर। नहीं सर। बोलो, मेरी इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इनके स्ट्रक्चर बनाने से आसान काम ना दुनिया में कोई भी नहीं है। 5 मिनट के अंदर इनके स्ट्रक्चर तुम्हारे टिप्स पे हो जाएंगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तो इनमें से मुझे सेंट्रल एलिमेंट चूज करके बता दो। सल्फर होगा? यस सर। होगा सर। अब ऑक्सी एसिड का रूल होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन तो उसी में जाएंगे। यस और नो? एकदम सही सर, एकदम सही। यस सर। बचा एक, ये लो बन गया H2SO3 खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2H+ आयन देगा। यस और नो? अच्छा, H2SO4 बनाना है, पहले तो सल्फर बना लूं। अब मुझे पता है कि भाई 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बिल्कुल सर। H2SO4। अच्छा, H2SO5 बनाना है, वो H2SO4 से ही बनेगा। बस एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो बीच में, बन गया। लो H2SO5 बन गया। ठीक है सर। ये मैंने तुम्हें +1 में करवाया, याद आया कुछ? पेरोक्साइड लिंकेज है ना इसमें?
हाँ, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, इसीलिए इसको पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसको पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक क्यों बोलते हैं और उसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक क्यों बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, ओलियम को मैंने क्या बताया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे कोई रूल ऑफ पायरो बता सकता है कि हम पायरो वर्ड कब यूज करते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में से एक मॉलिक्यूल पानी निकाल दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स हम एसिड के ले लें और उसमें से हम एक मॉलिक्यूल पानी को निकाल दें, तो जो एसिड होता है उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है? पायरो। यस और नो? यस सर। देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैंने इसको एनहाइड्राइड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला है। सर, वो एनहाइड्राइड नहीं होता? अरे सुन तो ले मेरे भाई, पहले तूने 11वीं में नहीं पढ़ रखा है भाई, सुन ले। सल्फ्यूरिक एसिड बोला मैंने इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यानी मैं क्या लूंगा, दो मॉलिक्यूल्स H2SO4 के ले लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, इसमें से जरा पानी बाहर निकालिए और बताओ मुझे क्या बचेगा पानी निकालने के बाद? SO3। ओए क्या हो गया तेरे को? SO3 बचेगा इसमें से, दो मॉलिक्यूल्स में से पानी निकालने के बाद। चार हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो निकल गए तो दो रह गए, H2O7 ये बचेगा, देख। ठीक है सर। और इसी को तो मैंने क्या नाम दिया है? इसी को तो मैंने क्या नाम दिया है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। वो तू पता है क्या बोल रहा है सिद्धार्थ? जब H2SO4 में से निकालेगा ना पानी तो SO3 बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी टेक्निक से बनेगा। तो एंजल, मैं पहले H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स बना लूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं सर। ओके, तो मैंने H2SO4 के एंजल दो मॉलिक्यूल्स बना लिए। सर, दो मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद पानी निकालना है। पानी निकालना है। तो पानी निकाल दो सर, तो बन गया आपके पास स्ट्रक्चर ओलियम का। सर, इतनी क्या टेंशन लेने वाली बात थी? लो, ओलियम बन के तैयार हो गया आपके पास, खत्म। ये ओलियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी सर। भाई हर चीज एक टेक्निक से चल रही है, अगर तुम उस टेक्निक को देख पा रहे हो तो। ये Yes, sir. H2SO7 का स्ट्रक्चर है। अब मुझे अनुष्का H2S2O8 चाहिए, एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। तो कोई चक्कर नहीं है, इसी से बनेगा। एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर दो बीच में, और लो, इंसर्ट कर दो। बन गया H2S2O8, जिसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। और पता है इसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े हैं और यहाँ पर एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल था। ठीक है सर। बोलो पक्की बात है? हाँ जी सर। यस सर। यस। और भी तीन होते हैं, बट अभी आज की क्लास के लिए तुम्हें ये पहले अपने दिमाग में बसा लो। ये 5 NCERT में दे रखे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का आने के चांसेस हैं। कॉम्पिटिटिव में ऐसे आएगा, बताओ इन चारों में से किसमें मतलब SS बॉन्ड है, किसमें SS बॉन्ड नहीं है। यानी तुम्हें जो भी क्वेश्चन आंसर करना है वो स्ट्रक्चर बनने के बाद ही आंसर हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. हाँ जी सर। बस एक लास्ट चीज रह गई है अब 16th ग्रुप की, और वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसको इंडस्ट्री में हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? कांटेक्ट प्रोसेस। जैसे अमोनिया जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। यस और नो? अच्छा, एक चीज छोटी सी मिस कर गया हूं मैं, वो भी बनाएंगे अभी। वो चीज क्या है, ध्यान से देखना। हमें एक और स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले मैं वो स्ट्रक्चर बता देता हूं। हमें स्ट्रक्चर बनाना है S3O9 का। S3O9 का सुन लो, मैंने +1 में ये भी बनवाया हुआ है, सुन लो। S3O9 है क्या? बेसिकली कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके S3O9 क्या चीज है? मेरा मार्कर में खत्म हो गई है। कोई बता सकता है S3O9 बेसिकली है क्या चीज है? S3O9 नो आइडिया सर। नो आइडिया। SO3 के बारे में आइडिया है? SO3 के बारे में सर ट्राइमर होता है वेरी गुड, उसका। वेरी गुड। SO3 का जो ट्राइमर होता है उसी को हम बोलते हैं S3O9। देख लो, SO3 मतलब 3 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो बनता है S3O9। इसका स्ट्रक्चर पेपर में कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, बहुत इजी है। क्या 3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है? हाँ जी सर। तो 3 चीजों को जोड़कर ट्राइंगल बनाया करो हमेशा। 3 सल्फर रख दिए, एक एक ऑक्सीजन रख दो इनके बीच में, रख दिया, इतना काम हो गया। अब सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, अभी 2 बने हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. This is the structure of S3O9. कितना सिंपल है देखो, बहुत कुछ भी नहीं. बोलो क्लियर है? क्लियर है सर। बैटरी है हाँ सर। जी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से. तो H2SO4 याद करो, ये हमारा राजा है. राजा, राजे को क्या चाहिए? रॉटन एग चाहिए. रॉटन एग चाहिए। रॉटन एग चाहिए. किससे चाहिए? आयरन सल्फाइड से चाहिए. यस आयरन सल्फाइड. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. सर देखो H2SO4 बनाना है, Blue बड़ा ही filter आसान बनाएगा. है इसको बनाना. इससे आसान नहीं कुछ हो सकता लाइफ में. इसको बनाना सबसे आसान है. देखो, क्या मैंने तुम्हें सुबह वाली क्लास में एक चीज बताई थी आके, कि जब तुम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो डैश डैश डैश. एंजल, इस डैश 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 को कंप्लीट करो. सर एक बार जब भी तुम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो डैश 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 बनता है. नॉन मेटेलिक को. हाँ, नॉन मेटेलिक को, एसिडिक ऑक्साइड को, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं. हाँ जी. और मैंने SO2 को पानी में डालकर भी दिखाया था, इसका आंसर भाविका ने दिया था. और मैंने SO3 को पानी में डालकर दिखाया था, इसका भी आंसर भाविका ने दिया था. मैं और इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा एंजल. अब कौन बता सकता है कि मैंने सुबह वाली क्लास में क्या बताया है? वो हाथ खड़ा. सर एक सॉल्ट बनता मैं होता बता है रही हूँ उसका। बता रही हूँ. हाँ, गलत गलत. मैंने हाथ खड़ा करने के लिए बोला है. हाथ खड़ा करने के लिए बोला है. हाँ जी एंजल, तुम बता रहे थे, बोलो. सर जब SO2 को पानी में डालते तो वैसे होता तो H2SO3 बनता है. और बट मैंने एक लॉजिक सिखाया था ना, वो लॉजिक क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ. सर ये लॉजिक नहीं पता. हाँ, तो लॉजिक की एंजल ने रिवाइज नहीं किया, लॉजिक अभी तो नहीं पता. ये युवराज, क्या लॉजिक है? एंजल को बता जरा. दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी सल्फर की. मतलब यहाँ पर जिस स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड प्रेजेंट होएगा उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनता है. ये रूल है. दिस इज रूल. और अगर मैं SO3 को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा? H2SO4. यस और नो? यस इसका मतलब दिख रहा है मुझे H2SO4 कैसे बनेगा. अगर मैं SO3 बनाने में कामयाब हो गया तो H2SO4 भी बनेगा. यस और नो? ठीक है सर। अरे भाई, मैं अगर किसी तरह SO3 बना लूं तो फिर तो H2SO4 बन गया. यस और नो? यस सर। हाँ अब जी. देखो, अब देखो, पहले मैं क्या करूंगा? SO2 लूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, इसकी करूंगा एयर में ऑक्सीडेशन और क्या बनाऊंगा? SO3. बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब तुम पूछोगे सर SO2 कैसे बनेगा? तो यार सल्फर और O2 को रिएक्ट करके SO2 बन जाएगा. यस और नो? यस सर। Yes, और sir. ये जो SO2 से SO3 बनेगा, इसमें कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ये भी मैंने तुम्हें बताया था जब मैं तुम्हें D&F में कैटालिटिक बिल्कुल प्रॉपर्टीज सर। के बारे में बता रहा था ना, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं. वहां बताया था कि कांटेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. यस और यस सर. बिल्कुल सर। Yes. बन गया SO3. ओ सर भाई, यहाँ बन पे गया ऑक्सीडेशन SO3. हाँ हुई जी. है इसकी। हाँ, +4 से +6. ठीक है देखो, सर। बन गया. हो हाँ गया जी सर। सर. अब SO3 हाँ में जी. क्या डाल दूं भाई? SO3 में क्या डाल दूं? वाटर। वाटर. बट एक परेशानी है निखिल, यहाँ पर. H2SO4. निखिल, यहाँ पर एक परेशानी है. क्या? परेशानी ये है कि मैं पानी ज्यादा नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि तुम सबको पता है कि पानी की एसिड के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है. हाईली एक्सोथर्मिक. कभी हाँ जी. हमारी जो वॉशरूम्स अगर क्लॉट हो जाए ना, जो सीट होती है क्लॉट हो जाए, तो हम उसमें एसिड तेजाब डालते हैं ताकि वो खुल जाए. और कभी डाला है अगर जिंदगी में ना, तो देखना कितना धुआं निकलता है. उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप भी डालोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अभी बम विस्फोट हो जाना. अभी एसिड Yes, की sir. पानी के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है. तो मैं सीधा यहाँ पर अगर ज्यादा पानी डाल दूंगा तो भाई यहाँ पर विस्फोट हो सकता है. मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. अब Drop इसका by हल drop क्या है? effect. इसका हल है, मैं यहाँ पर पानी को स्प्रिंकल करूंगा. स्प्रिंकल समझते हो? बिल्कुल सर। उससे पता है क्या होगा? थोड़ा सा SO3 जब पानी स्प्रिंकल करूंगा H2SO4 बनाएगा और थोड़ा सा SO3 बच जाएगा. मतलब धीरे धीरे बना रहा हूँ ना Yes. H2SO4. यस और नो? कम हीट रिलीज हो रही है. हाँ, और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, स्प्रिंकल कर रहा हूँ पानी को. एकदम से ज्यादा पानी नहीं ऐड कर सकता हूँ. बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? यस Yes sir. और तुम्हें अगर नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा कि H2SO4 और SO3 को कुछ जोड़ोगे ना तो यही तो क्या बनता है? H2S2O7 ओलियम. देख लो. Yes. Oleum. सर
यस हाँ यस जी और नो? बिल्कुल सर यस यस सर सर इसका मतलब मैं ओलियम की हाइड्रोलिसिस ही कर रहा हूँ एक तरह से। मतलब ओलियम को ही तो पानी, अब मैं और पानी स्प्रिंकल करता जाऊंगा और पानी प्रिपरेशन ऑफ स्प्रिंकल ओलियम करने से क्या होगी होगा, और H2SO4 बनता जाएगा। यानी एक तरह से मैं ओलियम पे ही तो पानी फेंक रहा हूँ। यस और नो? यस सर यस सर यस अरे सर भाई ये नहीं पता होता है लोगों को, समझो इस चीज को, और समझ आया तो बोलो यस, नहीं आया तो दोबारा समझो। आया सर समझ आ गया सर। आगे सर ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और तुम्हें पता है अभी तुमने बोल ही दिया है कि सर इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन का, नेगेटिव होगा। नेगेटिव यस सर तो मान लो हाँ तुम इस जी इंडस्ट्री के मालिक हो जहां पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4 बन रहा है। भाविका बीइंग द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, तुम क्या चाहोगे, H2SO4 ज्यादा से ज्यादा बने, यस सर और उसके लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए कि बैकवर्ड जाना चाहिए? फॉरवर्ड। यस तो सर बताओ टेम्परेचर कम रखा जाए या टेम्परेचर ज्यादा रखा जाए? टेम्परेचर कम रखा जाए क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमने +1 में सीख रखा है वो ये कहता है यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो मतलब वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रही है, और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तुम अनफेवरेबल करोगे, ठीक है ना, और Yes. रिएक्शन बिल्कुल बैकवर्ड आ सर जाएगी। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस हाँ जी सर सर हाँ तो जी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो होती हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसको भी मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल पे प्रूव कर सकता हूं, बट तुम्हें नहीं अभी याद होगा ली चैटलियर, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसेस लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बोर्ड के एग्जाम सर्दियों में देने हैं गर्मियों में देने हैं? गर्मियों में ओए मार्च में सर्दियों गर्मी में होती है, ठीक ठाक ही होता है सर मॉडरेट ठंड से भी नहीं होता है होती तू स्वेटर पहन के जाएगा देने के नहीं, ये बता मुझे। वो तो है नहीं भाई मैं तो अपने पेपर देने में कोट पहन के गया था, इतनी ठंड थी। मार्च में ही तुम्हारी गर्मी आ जाती है, मुझे एक बात बताना जरा। सब ठंड भी नहीं नहीं रहती सर ना नहीं आती नॉर्मल है ही रहता भैया है फुल स्लीव रहती है शर्ट फुल स्लीव शर्ट है, मतलब ये तो नहीं कि हाफ बाजू शर्ट में। कौन सी यूनिफॉर्म में जाओगे, सर्दियों की यूनिफॉर्म में जाओगे, गर्मियों की यूनिफॉर्म में जाओगे? हाँ सर्दियों की सर्दियों की सर्दियों वाली और सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम कम होता है तो बस कम फिर होता है अगर मान लो पेपर में कंफ्यूजन हो तो अपनी यूनिफॉर्म देख लेना कि हमने सर्दियों की यूनिफॉर्म पहन रखी है, और सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, लो, यानी फेवरेबल कंडीशन में क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई पता है ओके पॉइंट क्या सर है, हम घर पे बैठे केबीसी खेलते हैं ना फुल, इसको इतना नहीं पता, 10 हाँ मिनट ऐसा लगा होता है कई दिए। बार और बेटा जब तुम बैठे होगे ना और पैसे दाव पे लगे होंगे तो तुम्हें भी 15 मिनट लगेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल जो सर अभी हाँ जी एनवायरनमेंट है, बोर्ड में एनवायरनमेंट टेंशन भरा होगा, हाई उसमें ना प्रेशर हर होगा चीज में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तभी उसको हॉट यस सीट सर बोलते हैं हाँ, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को ऐसे याद रखा जाए। यस क्लियर सर है? बिल्कुल सर यस सर 16वां ग्रुप खत्म हो चुका है, बधाइयां तानू बहुत बहुत। आपको भी 16वां सर ग्रुप जो यू है सर थैंक वो यू सर खत्म हो चुका है, और अब मैं 17वां शुरू करूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ जी सर बोलो सब रेडी हो, मूड में हो ना पढ़ने के? ये किसी के माइक में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आई डोंट नो हु इज द माइक। एंजल का माइक है ये। मैं बंद कर लेती हूँ। हाँ जी, तो बोलो अगर सारे रेडी हैं और पढ़ने के मूड में है तो ग्रुप 17 चलेंगे जो कि बहुत इजी है। करना तो है ही है सर बोलो फिर करें शुरू। यस कर ही सर दो फिर चलो यस सर आज का होमवर्क देखो, तुम्हें ना कसम है, अब कसम किस चीज की है, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है। अगर तुम धरती माँ से करते हो सबसे ज्यादा प्यार तो धरती माँ की कसम समझ लो। यानी तुम्हें कसम है, आज तुमने होमवर्क में क्या करना है, तुमने पूरा ग्रुप 16 पढ़ना है एनसीईआरटी से। कल हम पूरा ग्रुप 16 एनसीईआरटी से जो तुम पढ़ के आए होगे ना उसको डिस्कस करेंगे। अभी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ के ही समझ आ जाएंगी, इसलिए वो मैंने डिस्कस नहीं की है, वरना बाकी सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर यार सिर्फ इतना सा काम बोला है, ये कर करके आना अपने फायदे के लिए। बिल्कुल हेलो सर हाँ कल पढ़ जी, सकते हैं सर? सर आवाज कल आ रही पढ़ है ना लो, मेरी? क्लास से पहले पढ़ लो बस। हाँ आ रही है आवाज, ब्यूटीफुल आवाज आ रही है ध्रुव तेरी, ओके सर ब्यूटीफुल। कल मॉर्निंग पढ़ लेंगे ठीक है ओके सर। चलो, अब मैं हाँ तुम्हारे जी सिर्फ कितनी देर लूंगा, सिर्फ आधा घंटा लूंगा तुम्हारे समय का। बट हेलोजन फैमिली बहुत तकड़ी है, और जो जो चीजें मैंने आज करवानी है ना उनमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली लोड़ ही नहीं है। तो करें फिर भगवान का नाम लेके शुरू ग्रुप 17। बिल्कुल करना सर ही पड़ेगा। सर
ग्रुप 17 यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ना पॉज करके दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ।